हाँ, तो इसके बाद जो श्वसन तक हो गया था नहीं, तो अब जो श्वसन, जो व्हाट इज़ रिस्पिरेशन, श्वसन क्या होता है, उसमें हम डिफिनीसन बता चुके थे और समझा भी दिया गया था। तो उसी श्वसन में नोट कर दो, श्वसन व्हाट इज़ रिस्पिरेशन, श्वसन क्या है, उसी का नोट कर दो, उसी में नोट करके लिख दो। श्वसन में नोट करके, नोट में नोट करके लिखो। श्वसन तक पढ़ा दिए हैं ना, यानी श्वसन किसे कहते हैं इसके बारे में बताया गया था। हाँ, तो उसी में नोट कर दीजिए, ठीक। चलो लिखो, श्वसन बृहत रूप में, बृहत का मतलब बड़े रूप में, बड़े पैमाने पर, श्वसन बृहत रूप में, श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है, श्वसन बृहत रूप में उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है जिनके द्वारा मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन, श्वसन उन सभी क्रियाओं का, उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है, सम्मिलित, सम्मिलित, सम्मिलित रूप होता है, रूप होता है, जिनके द्वारा, जिनके द्वारा, जिनके द्वारा, जिनके द्वारा मानव शरीर में, मानव शरीर में, यानी मानव शरीर का मतलब हो गया सजीव, जितने भी सजीव है, खासकर मानव शरीर में इसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन आप सभी सजीव में इसको मिला लीजिए, ठीक है। यानी सभी सजीव के बारे में सोच सकते हैं। तो श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है जिनके द्वारा मानव शरीर में या सारे सजीव में, मानव शरीर में ऊर्जा का, किसका, ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये नोट करके लिख देना है श्वसन में। जो श्वसन किसे कहते हैं उस पर आपको क्वेश्चन बताया गया है और वो उसको समझाया भी गया, तो उसी में ये नोट कर दो। फिर से एक बार देख लेते हैं। श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है जिनके द्वारा मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। श्वसन, श्वसन, श्वसन किस में होगा, सजीव या निर्जीव में, सजीव में। और ख़ासकर हम इसे ह्यूमन बीइंग्स को लेकर चल रहे हैं, यानी मानव शरीर, मानव बॉडी को के बारे में विशेष रूप से बताएंगे। तो श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा मानव शरीर में ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। कैसे, तो समझिए। जब मनुष्य सांस लेता है, कोई भी ह्यूमन्स, कोई भी मानव जब सांस लेता है, कोई भी सजीव जब सांस श्वसन की क्रिया करती है, तो वैसे श्वसन की क्रिया तो 24 घंटा होती है जब तक वो जीवित रहेगा। तो उसी दौरान जब सांस ऊपर यानी अप और फिर नीचे डाउन, अप डाउन, अप डाउन होती है, तो उस समय ऊपर सांस लेने के क्रम में आप श्वसन को, गैस को यानी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और फिर ऑक्सीजन लेते हैं। उसी दौरान हमारे बॉडी में, हमारे सिस्टम, हमारे मानव शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे उस ऊर्जा गृह कहते हैं, वो एटीपी का क्या करता है, निर्माण करता है। एटीपी को निर्माण करता है और एटीपी के रूप में हमारे शरीर में ऊर्जा को क्या करती है, जमा करती है। तो ये एक प्रकार से ऊर्जा मुक्त हुआ। यानी क्या हुआ कि ऊर्जा आप सांस लिए और श्वसन, सांस लेने के क्रम में आप अशुद्ध हवा को छोड़े, अशुद्ध जो वायु है उसको आप छोड़े, और उसी दौरान एटीपी का निर्माण हुआ। एटीपी मतलब ऊर्जा जो शरीर के अंदर बनती है वो एटीपी के रूप में संचित होता है। आप समझिए, आगे पढ़ेंगे।
एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एटीपी जो है वो किस रूप में संचित होगी माइटोकॉन्ड्रिया में? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होगी। तो वो एटीपी के रूप में ऊर्जा को क्या करता है? संचित करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कब होगा? ये प्रक्रिया कब किस स्थिति में होगी? श्वसन के समय। जब भी सांस लेने की दर बढ़ती है तो उस समय अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और अधिक जब ऑक्सीजन मिलेगा हमारे शरीर को, बॉडी को, तो क्या होगा? अधिक ऑक्सीजन मिलेगा तो वो अधिक ऊर्जा मुक्त करेगी, और उसी समय एटीपी का निर्माण होगा और माइटोकॉन्ड्रिया उसे एटीपी के रूप में जमा कर लेती है। हमारा जो शरीर है वो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में करती है। कब करती है? तो श्वसन के दौरान करती है, याद रखिए, ठीक है? श्वसन के दौरान करती है। तो जब भी बोला जाए कि ऊर्जा का उत्पादन किस क्रम में होता है, ऊर्जा का उत्पादन मानव शरीर में कैसे होता है, तो सीधे बोलिए श्वसन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। और वो किस रूप में होता है? तो एटीपी के रूप में होता है। कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह यानी ऊर्जा का घर कहा जाता है, और उसमें जो भी ऊर्जा होगी वो एटीपी के रूप में होगी। समझे? तो यही बात है कि श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में होगा? किस रूप में? एटीपी के रूप में। और ये कहाँ रहेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा। कहाँ रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा। समझ में आया समझ में? कहाँ रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा। इसको नहीं लिखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब जो है यहाँ तक तो हो गई। अब एक और लास्ट देखेंगे सजीव और निर्जीव में। एक और लास्ट जो क्या व्यवस्था सजीव और निर्जीव में क्या व्यवस्था होती है, एक और क्वेश्चन सजीव और निर्जीव पर आधारित देखेंगे। इसके बाद फिर हम नया टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। तो देखते हैं सजीव और निर्जीव में फिर एक व्यवस्था को देख लेते हैं कि किस क्रम में सजीव और निर्जीव की व्यवस्था है, ठीक? जिससे आपको सजीव और निर्जीव पर आधारित कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिए, किन प्रकरणों के आधार पर सजीव वस्तुएं निर्जीव वस्तुओं से अलग माना जा सकता है? किन प्रकरणों के आधार पर सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तुओं से अलग किया जा सकता है? क्वेश्चन लिख देते हैं, किन प्रकरणों के आधार पर। क्वेश्चन है, किन प्रकरणों के आधार पर सजीव वस्तुएं को निर्जीव वस्तुओं से अलग मानी जाती है? सजीव वस्तुएं को निर्जीव वस्तुएं से अलग मानी जाती है। समझे? यानी क्वेश्चन का मतलब है कि किन प्रकरणों के आधार पर सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तुएं से अलग मानी जाती है। यानी ऐसा क्या सजीव में पाया जाता है जिसके कारण निर्जीव से अलग सजीव होता है? तो वो कौन सी कारण है, कौन सी प्रक्रिया है सजीव में, ऐसी कौन सी चेंजेज होती है सजीव में जो निर्जीव से अलग होता है? ये आपको टू द पॉइंट तो पता ही है, लेकिन इस पर थोड़ा विस्तार से हम बताएंगे। इसके बाद आप इसको पढ़ लेने के बाद सजीव और निर्जीव पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में, मूलतः ऑब्जेक्टिव ही आएगा, तो आप इसे आसानी से डील कर लेंगे, ठीक है? तो
एक लास्ट है सजीव और निर्जीव पर, ये लास्ट क्वेश्चन है सजीव और निर्जीव पर आधारित। चलो तो बताइए सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तुओं से अलग किन प्रकरणों के आधार पर मान सकते हैं। तो हम इसको देखो यहाँ पर तो ऑफलाइन की तरह फेस टू फेस तो नहीं पढ़ाया जाता कि हम आपको लिखेंगे, आप सिर्फ सुनिए और लिखिए, क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो 30 से 40 मिनट की समय ही होता है, आपको नहीं हो पाएगा, इसलिए हम बोलेंगे आप लोग लिखो, कॉपी पेन निकालिए और लिखिए इसको। लिखिए सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तुओं से अलग तर्कसंगत निम्नलिखित प्रकरणों के आधार पर मानी जाती है। लिखिए सजीव वस्तुओं को, आंसर लिखो, सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तुओं से अलग, सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तुओं से अलग, निर्जीव वस्तुओं से अलग निम्नलिखित प्रकरणों के आधार पर, निम्नलिखित प्रकरणों के आधार पर मानी जाती है। ठीक है, यानी ये आप भी अपने से लिख सकते हैं, इसको नोट्स थोड़ा अच्छा लगे इसलिए लिखाया गया है। सजीव वस्तुओं को कर दीजिए, इसमें को लिख लीजिएगा। सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तुओं से अलग निम्नलिखित प्रकरणों के आधार पर मानी जाती है। अब ये पहला कौन प्रकरण है, इसको पॉइंट बाय पॉइंट करके समझेंगे। पहला पॉइंट, चलो पहला पॉइंट लिखो, पहला नंबर पॉइंट लिखिए। एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में, एक कोशिकीय यानी जिसके शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका होगा, एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना, गैसों का आदान प्रदान करना, एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में खाद्य पदार्थों का ग्रहण करना, गैसों के आदान प्रदान करना, गैसों के आदान प्रदान करना, अपशिष्ट एवं हानिकारक उत्पादों को, अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए, अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए, शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई खास अंग नहीं होते हैं, कोई खास अंग नहीं होते हैं। किसमें एक कोशिकीय जीव में कोई खास अंग नहीं होते हैं। तो समझिए इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोशिकीय जीव में जितने भी एक कोशिकीय जीव है, उन सभी जीवों का जो शरीर होता है सब एक ही कोशिका से बना होगा, और उसमें जो भी हानिकारक पदार्थ होगा, जो भी हानिकारक पदार्थ उसके शरीर में बनेगा, यानी जब वो अब भोजन किसी न किसी रूप में पकड़ता है तो उसमें किसी न किसी रूप में हानिकारक पदार्थ उसके शरीर में बनती है। हानिकारक यानी अपशिष्ट पदार्थ, ऐसा पदार्थ बनता है जिसका उसके शरीर में कोई उपयोग नहीं है, वो हानिकारक है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो उस पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना है। तो एक कोशिकीय जीव में उस पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए ऐसा कोई अंग नहीं होता है, यानी कोई खास अंग नहीं होता है। वो किसी भी एक पर्टिकुलर शेप या किसी भी पर्टिकुलर आकार या स्थिति में वो बाहर हो जाती है, उसके लिए खास अंग नहीं होता। लेकिन बहुकोशिकीय में होता है। जैसे समझिए एक कोशिकीय जीव में हम अमीबा को देखें, तो अमीबा का कोई आकार ही नहीं होता। अब समझिए बात को, अमीबा का कोई आकार ही नहीं होता। ये अमीबा है, अमीबा का कोई आकार ही नहीं होता, अमीबा का कोई आकार ही नहीं होता। ये क्या है? कूटपाद, जिसके माध्यम से ये भोजन को पकड़ता है। इस कूटपाद के माध्यम से ही ये
भोजन को पकड़ता है। अब मान लो ये भोजन को पकड़ा और इसमें एंजाइम से, केंद्रक के माध्यम से एंजाइम इसमें से निकला और ये भोजन को पचा दिया। अब ये भोजन को पचा तो इसमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट यानी हानिकारक पदार्थ भी इसके शरीर में बन गया। अब ये हानिकारक पदार्थ इसके शरीर से हानिकारक पदार्थ को तो निकलना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए इसके शरीर में कोई विशेष अंग या खास अंग नहीं होता है। इसके शरीर में हानिकारक पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट, अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए एक कोशिकीय जीवों के शरीर में कोई विशेष अंग अलग से नहीं होता। तो कैसे निकालेगा? ये कोई ऐसा निश्चित आकार, इसका कोई शेप नहीं होता। ये पर्टिकुलर शेप धारण करेगा और ये पर्यावरण के संपर्क में उसी के माध्यम से वो पर्यावरण से ये स्पर्श करता है और बाहर हो जाती है। कहने का मतलब अगर इसमें डिवीज़न भी होगा तो ये आपस में बीचों बीच से बट जाएगा अपने आप, समझ है ना, बीचों बीच से बट जाएगा। और यही एक अमीबा 2 अमीबा में बदल जाएगा। यही एक अमीबा 2 अमीबा में बदलेगा। यही एक अमीबा 2 अमीबा में बदल जाएगा। बात समझिए, यही एक अमीबा 2 अमीबा में बदल जाएगा। यही एक अमीबा 2 अमीबा में बदल जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा, कुल मिलाकर बात ये हुआ कि एक कोशिकीय जीव, जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, उन जीवों में हानिकारक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों को एक कोशिकीय जीवों के शरीर से निकालने के लिए ऐसा कोई विशेष अंग नहीं होता है। उसमें क्या होता है, वो पर्यावरण के संपर्क में आएगा और पर्यावरण के संपर्क के माध्यम से वो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर कर देता है। बाहर एक पर्टिकुलर शेप में वो अपना शेप तैयार करता है और इसी शेप से वो बाहर हो जाता है। इसमें रिप्रोडक्शन भी, प्रजनन भी एक ही बॉडी पर होता है। ये बीचों बीच से बट जाएगा और यही एक अमीबा 2 अमीबा में बदल जाता है। तो समझे, यानी कुल मिलाकर बात ये हो गया कि एक कोशिकीय जीव में किसी भी विशिष्ट कार्य करने के लिए उसमें कोई अलग से कोई अंग नहीं होता, अलग से कोई अंग नहीं होता। समझे? अब जो है दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट इसमें लिखते चलो दूसरा लिखो। तो बहुकोशिकीय जीवों में लिखो, एक कोशिकीय जीव तो समझ में आ गया। अच्छा, बहुकोशिकीय में लिखिए। बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय का मतलब मानव शरीर हो जाएगा, यानी एक से बहुत अनेकों कोशिकाओं से जिसका शरीर बना है, जैसे मानव, गाय, बैल, भैंस, जो भी ले सकते हैं जो बहुकोशिकीय हो। बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन करने के लिए, बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन करने के लिए परिवहन तंत्र होता है। बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन करने के लिए परिवहन तंत्र होता है। इस परिवहन तंत्र होता है। इसके द्वारा खाद्य पदार्थ एवं गैसें शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों तक ले जाया जाता है। इसके द्वारा खाद्य पदार्थ एवं गैसों को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों तक ले जाया जाता है। शरीर के एक हिस्सों से दूसरे हिस्सों तक ले जाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? देखिए, समझ में नहीं आया होगा, आप बुझाएगा। देखो, ध्यान दो, आप समझो। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। अब समझते हैं बहुकोशिकीय जीव कौन कौन है, ये बताने की जरूरत नहीं है। वैसा जीव जिनका शरीर अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बैल, भैंस, जो भी हो, जिनका शरीर बहुकोशिकीय, जो अनेकों कोशिकाओं से बना हो, सब बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय जीव में मान लीजिए अगर कोई भी आप क्रिया करते हैं, कोई भी जैविक क्रियाएं, कोई भी बहुकोशिकीय जीव कोई भी जैविक क्रियाएं कर रहा है,
जैसे कि मान लीजिए वो भोजन किया, भोजन लिया, पानी लिया, भोजन लिया, पानी लिया, इस सभी को ये बहुकोशिकीय जीव लिया। तो ये भोजन और पानी ये किसी न किसी अंग के माध्यम से फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। जो भोजन लिया तो भोजन क्या होगा, एक रास्ते से भोजन एक ओएसोफेगस, हमारे ओएसोफेगस से निकलते हुए कहाँ तक जाएगी, स्टोमक तक, यानी स्टोमक तक जाएगी और स्टोमक में बड़ी आंत, छोटी आंत, इन सभी स्थानों पर जाएगी। यानी एक स्थान से ये भोजन दूसरे स्थान पर जाएगी तो किसी न किसी माध्यम से जाएगी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी न किसी अंगों की सहायता से जाएगी, किसी न किसी एंजाइम्स की सहायता से जाएगी ना। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाया जाएगा और ले जाने के लिए जो एंजाइम या जो अंग भाग लेगा, यानी जो एंजाइम या जो अंग इसमें भाग लेगा, वह अंग क्या हो जाएगा, वह अंग आपको हो जाएगा परिवहन, वह अंग हो जाएगा परिवहन, यानी परिवहन तंत्र के अंतर्गत वह अंग माना जाएगा। समझे, वह अंग किसके अंतर्गत माना जाएगा, परिवहन तंत्र के अंतर्गत। जैसे फिर से समझिए, बहुकोशिकीय जीवों में किसी भी प्रकार की जैविक क्रिया, अगर मान लीजिए कोई भी बहुकोशिकीय जीव है, अगर वो भोजन कर रहा है, पानी ले रहा है, सांस ले रहा है, दवा खा रहा है, तो वह भोजन, पानी, ये सब किसी न किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी न किसी अंगों के माध्यम से, किसी न किसी रास्ते या किसी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगी। और उस भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो एंजाइम या जो अंग सहायता करती है, वह एंजाइम परिवहन कहलाता है, परिवहन कर रहा है, परिवहन तंत्र के अंतर्गत वो माना जाएगा, वो एंजाइम्स, वह अंग। ठीक है, वो किसके अंतर्गत माना जाएगा, परिवहन तंत्र के अंतर्गत। तो याद रखिए, बहुकोशिकीय जीव में परिवहन तंत्र के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन, पानी, गैस को ले जाया जाता है। ठीक ना, जैसे कि आप सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो आप सांस लिए, नासा द्वार के माध्यम से फेफड़ा तक पहुंचेगी। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में नासा द्वार और फेफड़ा का रोल हुआ ना, तो नासा द्वार और फेफड़ा क्या माना जाएगा, परिवहन तंत्र माना जाएगा। समझे, तो दूसरा पॉइंट का मतलब ये हुआ। तीसरा पॉइंट लिखो, 3 नंबर, अलग अलग जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट, अलग अलग जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। अलग अलग जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। इस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। इस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। इस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है, जिसे उत्सर्जन भी कहते हैं। उत्सर्जन, इसको इंग्लिश में कहेंगे तो होगा एक्सरेशन। ठीक है, एक्सरेशन, उत्सर्जन, जिसे उत्सर्जन भी कहते हैं, इंग्लिश में एक्सरेशन कहते हैं। उसी में लिखना नीचे से, उसी में, एक कोशिकीय जीवों में यह क्रिया विसरण के द्वारा होती है। एक कोशिकीय जीवों में यह क्रिया विसरण के द्वारा होती है, विसरण क्रिया द्वारा होती है। एक कोशिकीय जीवों में यह क्रिया विसरण के क्रिया द्वारा होती है। ठीक है, हो गया। अब समझो उत्सर्जन क्या है, समझ लीजिए। देखिए, मानव शरीर यानी बहुकोशिकीय जीव, मानव शरीर क्या है, बहुकोशिकीय जीव। अब ये मानव शरीर
ये मानव शरीर किसी भी प्रकार का भोजन करे या दवा खाएं या पानी पिए, किसी भी प्रकार का ये जैविक क्रियाएं करें तो इस शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती है। रासायनिक क्रियाएं जब भी आप भोजन को ग्रहण, जब भी मानव भोजन को ग्रहण करेगा, कोई भी बहुकोशिकीय जीव जब भोजन ग्रहण करती है तो उस भोजन ग्रहण करने के बाद जब स्टोमक में जाता है तो उसमें बहुत सारे क्या मिलता है, एंजाइम्स मिलता है। बहुत सारे एंजाइम्स भाग लेता है और एंजाइम्स भाग ले करके तब जाकर के वो पाचन होता है। एंजाइम्स भाग लेगा तब जाकर क्या होगा, भोजन का पाचन। जब पाचन होता है तो पाचन हो जाने के बाद बहुत सारे अवशेष के रूप में हानिकारक पदार्थ बनते हैं। हानिकारक पदार्थ बनते हैं। अब इस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर करना होगा, तो शरीर से बाहर इस हानिकारक जो पदार्थ, ये जो हानिकारक पदार्थ बन गया, इस हानिकारक पदार्थ को बाहर करने के लिए जो प्रक्रिया या जो एंजाइम्स जो अंग भाग लेते हैं उसी को कहते हैं उत्सर्जन और उत्सर्जन तंत्र। इस हानिकारक पदार्थ को जिन प्रक्रिया द्वारा बाहर किया जाता है वह प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। समझे? यानी सीधे एक शब्द में बोला जाए तो मानव शरीर में या किसी भी सजीव में जब वो पर्टिकुलर समय में भोजन ग्रहण करता है या किसी भी प्रकार की जैविक क्रियाएं करती है तो वो अपने उस जैविक क्रियाओं के दौरान बहुत सारे एंजाइम्स का रोल होता है। एंजाइम्स, और अगर मान लो वो भोजन लिया तो उसमें एंजाइम्स मिलेगा, उसके स्टोमक में एंजाइम्स मिलेगा उस भोजन में, और फिर उसका भोजन का पाचन होगा और पाचन होने के बाद उसमें बहुत सारे हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं शरीर के अंदर। तब वो हानिकारक पदार्थ शरीर के अंदर, हानिकारक पदार्थ का कोई काम है नहीं, तो उस हानिकारक पदार्थ को किसी न किसी रूप में बाहर निकालना है। तो जिस प्रक्रिया द्वारा यह हानिकारक पदार्थ बाहर निकलेगी वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उत्सर्जन कहलाएगी। समझ में आया? वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उत्सर्जन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उत्सर्जन कहलाएगी। तो उत्सर्जन यही होता है कि शरीर से हानिकारक, जितने भी हानिकारक पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है, उसको उत्सर्जन कहते हैं। और जो इस हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने में जो अंग मदद करता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यानी जो जितने भी हानिकारक पदार्थ है उस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में जो अंग मदद करती है उस अंग को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, और हानिकारक पदार्थ उत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख दो। कितना हो गया? तीसरा। इसके बाद चौथा लिखोगे। अच्छा, इसमें एक बताए हैं कि एक कोशिकीय जीव में यह क्रिया विसरण के द्वारा होती है। एक कोशिकीय जीव में यह क्रिया किसके द्वारा होती है? विसरण के द्वारा, है ना। एक कोशिकीय जीव में आपको बताएं कि यह क्रिया विसरण के द्वारा होती है। विसरण एक देखो कैसे, विसरण वही है जो, जैसे कि मान लीजिए एक कोशिकीय जीव ये अमीबा है। अब मान लीजिए इसमें भोजन आया और ये भोजन में से पाचन होने के बाद हानिकारक पदार्थ बन गया। अब ये हानिकारक पदार्थ इसमें तो कोई अंग है ही नहीं निकलने के लिए, तो इसमें क्या होगा, ये पर्यावरण के संपर्क में आएगा। ये किसके संपर्क में आएगा? पर्यावरण के संपर्क में आएगा और यहाँ से ये शरीर अपने आप, ये शरीर एक ऐसा शेप तैयार करेगा जिस शेप के माध्यम से इसका किसी न किसी जगह से, कोई जगह नहीं कि नीचे से, किसी भी जगह से ये हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर हो जाएगा। ये हानिकारक पदार्थ क्या होगा? शरीर से बाहर हो जाएगा। तो एक कोशिकीय जीव में यह क्रिया विसरण के द्वारा होती है। याद रखना है कि एक कोशिकीय जीव में जितने भी हानिकारक पदार्थ बनेंगे और वो हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर किस क्रिया के द्वारा किया जाएगा? तो विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? विसरण के द्वारा किया जाएगा। किसमें? एक कोशिकीय जीव में। एक कोशिकीय जीव में हानिकारक पदार्थों को विसरण के द्वारा बाहर किया जाता है और बहुकोशिकीय जीव में किसके द्वारा किया जाता है? उत्सर्जन के द्वारा किया जाता है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। तीसरा हो गया, अब चौथा लिखो।
चौथा पॉइंट लिखो, इस प्रकार सजीवों में पोषण, श्वसन, कॉमा दे देना, इस प्रकार सजीवों में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि जैव प्रक्रम होते रहते हैं। इस प्रकार सजीवों में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि जैव प्रक्रम होते रहते हैं। इस प्रकार सजीवों में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि जैव प्रक्रम होते रहते हैं। हो गया। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा सभी जीवधारी यानी सभी सजीव, इसके अलावा सभी जीवधारी जनन करते हैं, जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि भी करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जीवधारी जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि भी करते हैं। जनन द्वारा मतलब अपने जैसा संतति उत्पन्न करना, अपने जैसा संतान पैदा करना। इसके द्वारा सभी जीवधारी जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि भी करते हैं। ठीक, वृद्धि भी करते हैं। हो गया। उसी में लिखो नीचे से, उसी में, इन सभी क्रियाओं के आधार पर सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तुओं से अलग की जा सकती है। इन सभी क्रियाओं के आधार पर, नीचे लिख देना, नीचे सबसे लास्ट में, इन सभी क्रियाओं के आधार पर सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तुओं से अलग की जा सकती हैं। इन सभी क्रियाओं के आधार पर सजीव वस्तुओं को निर्जीव वस्तुओं से अलग